शुरू करते हैं। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एज यू नो हमारे 4 एग्जाम में से एक एग्जाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है, अभी ज्यादा ना जानते हुए मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंटली मैं इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सिलेबस कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है। जैसे आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में आप डिमांड पढ़ना, इसी चैप्टर नंबर 1 में आपको सप्लाई पढ़नी है, और इसी चैप्टर नंबर 1 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मतलब कहने को तो ये चैप्टर नंबर 1 एक ही चैप्टर है, लेकिन आप देख रहे हो डिमांड, और डिमांड के अंदर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। जो एक अगर मैं कहूँ 11th में आपने 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, सप्लाई फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑल टुगेदर वहां पे 2 चैप्टर्स के अंदर। तो हमारे पास ना वहां से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की गई हैं, सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की गई हैं, और चैप्टर नंबर 1 में ये 3 चीजें इकट्ठे पढ़ा दी। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 के बाद आपके पास आएगा बेटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, लेकिन चैप्टर नंबर 2 की बात करें क्लास 12th में पढ़ा होगा। नेशनल इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम, और इसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात कर लो अगर आप, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है, यूनियन बजट। यूनियन बजट है ना, ये चैप्टर नंबर 3 भी आपने क्लास 12th में पढ़ लिया। बट यहाँ सिनेरियोस ना थोड़े अलग होंगे, जो आपने पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर आपको पढ़ना है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक, देखिए डिमांड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये 4 चैप्टर। इसके बाद बेटा 5th चैप्टर आएगा, जो आपने पूरी एक बुक पढ़ी है क्लास 12th में, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, और वहां से कुछ चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, और कह लो कि कुछ अलग भी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी एज इट इज आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है, कोई भी चीज जो आपने क्लास 12th में एज इट इज या क्लास 11th में पढ़ी है वो एज इट इज नहीं है यहाँ। ठीक है ना, इसमें चेंजेस है, उसमें चेंजेस है। लॉ एस्पेक्ट थोड़ा सा कवर किया हुआ है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट थोड़ा सा कवर किया हुआ है, वो देखेंगे। फिर बेटा बिल्कुल नया एक चैप्टर है आपके पास, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। फिर एक चैप्टर आएगा 7, इसमें बात करोगे आप बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8, इसमें बात करोगे आप की गवर्नमेंट सॉरी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में बात करें। तो ये टोटल चैप्टर 8 चैप्टर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, इसमें ना मैंने आपको इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट दोनों चीजें दे दी। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस नहीं है, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों का सिलेबस।
अब आप देखो, मेरे को बताओ इकोनॉमिक्स का सिलेबस कौन सा लग रहा है? चैप्टर नंबर 1 इको का सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 2 इको का सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 3 मेरे बच्चे ये भी इको का ही सब्जेक्ट है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ये क्या है? एनवायरमेंट। इंडियन इकोनॉमी ये क्या है? इकोनॉमिक्स। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो ये क्या है? एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट ऑब्वियसली एनवायरमेंट है, और की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ये भी एनवायरमेंट है। आप देख रहे हो कि एनवायरमेंट के कौन से चैप्टर्स हैं और इकोनॉमिक्स के कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे सर? हम ना लिखना है कुछ नहीं, अब हम कुछ क्या हम इसमें अपना लेक्चर 1 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 किसका? बेसिक्स ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई and forms of market, ये चैप्टर का नाम है। सो बेसिक्स ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा डिमांड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? डिमांड। तो जानते तो होंगे आप डिमांड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कस्टमर के डिजायर के हिसाब से जो कस्टमर के डिजायर को डिमांड कहते हैं। नो, डिमांड की डेफिनेशन पहली चीज तो क्वांटिटी आती है बेटा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that consumers are willing, जो कंज्यूमर्स विल करता हो, कंज्यूमर को विल हो एंड able to purchase and able to purchase at various prices, at various prices during given period of time, during given period of time, during given period of time। ठीक है, देखो एनालिसिस करें अगर आप तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी। किस चीज की? गुड्स की एंड सर्विसेज। किसकी बेटा? गुड्स की एंड सर्विसेज की। तो आपको पता ही होगा गुड्स क्या होते हैं बेटा? गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जिसको आप देख सकते हो, यू कैन सी, मतलब सर्विसेज जिसको आप सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। गुड्स क्या है? जिसको आप देख सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आप देख सकते हो क्या? बताओ। आप सी कर सकते हो किसको? गुड्स को, लेकिन सर्विसेज को नहीं कर सकते। आप देखो बेटा, टच करने की बात करें, आप गुड्स को टच कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप अगर फील करने की बात कर लो, फील, तो आप गुड्स को भी फील कर सकते हो और सर्विसेज को भी फील कर सकते हो। आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, उसको फील तो कर सकते हो। यू कांट टच, यू कांट सी, है ना? पेरेंट्स पूछे क्या लाए आज, अरे भाई मैं गुड्स लेकर के नहीं आया, सर्विसेज ली थी मैंने, हो गया कंज्यूम, ठीक है ना? सो बट फील कर सकते हो आप कि आपने कुछ लिया है, आपने कुछ लिया है। एक बात बताओ, दोनों की अपनी वैल्यू होती है क्या? दोनों ही मार्केट में बिकती है क्या? सर दोनों की अपनी वैल्यू होती है, दोनों की अपनी क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है। तो क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी, क्या होनी चाहिए बेटा इसकी? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या? नंबर। क्वांटिटी का मतलब क्या है? नहीं नंबर, है ना? कोई नंबर होना चाहिए कि कितना कितना डिमांड किया जा रहा है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, समझ में आ रहा है क्या? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात बताओ, दैट इफ यू वांट टू परचेज BMW, अगर आप BMW खरीदना चाहते हो,
क्या वो डिमांड है? इफ यू वांट, इफ यू विल टू परचेज BMW इज नॉट ओनली डिमांड, ये डिमांड नहीं होती। सो कह रहे थे कंज्यूमर, एक बात बताओ, डिमांड कौन करेगा? डिमांड करने वाला बंदा कौन है? डिमांड करने वाला बंदा कौन है? कंज्यूमर। तो हमेशा याद रखो, कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर इज द पर्सन हु डिमांड, कंज्यूमर इज द पर्सन हु डिमांड, इज द पर्सन हु डिमांड्स, है ना, जो क्या करता है? डिमांड करता है। और सप्लाई करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर, आप कौन हो? कंज्यूमर हो, दैट यू डिमांड्स सर्विसेज, गुड्स। मैं कौन हूं? मैं प्रोड्यूसर हूं, क्या कर रहा हूं? प्रोड्यूस कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज, ठीक है। सो हमेशा डिमांड के चैप्टर में कौन आएगा? कंज्यूमर आएगा। डिमांड के चैप्टर में कौन आएगा बच्चे? कंज्यूमर। बोलो ना, डिमांड के चैप्टर में कौन आने वाला है? कंज्यूमर। तो ये चैप्टर पढ़ते वक्त अपने आप को कंज्यूमर ही मान लेना। ये चैप्टर पढ़ते वक्त अपने आप को क्या मान लेंगे हम? कि हम कंज्यूमर है। अब सोचो, मैंने आपको कहा था कि you are willing to have a BMW। एक बात बताओ, willing to purchase, मैं खरीदना चाहता हूं, क्या इतना काफी है डिमांड के लिए? मैं हवाई जहाज खरीदना चाहता हूं, क्या ये सच में डिमांड हो जाएगा क्या? ये डिमांड नहीं। सो विलिंग टू परचेज, मेयरली विलिंग टू परचेज नहीं चलेगा बेटा। तो क्या चाहिए सर विलिंग टू परचेज के पास? कह रहे एंड एबल टू परचेज। विलिंग के साथ साथ उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। एबल टू परचेज का मतलब क्या है बच्चे? एबल टू परचेज का मतलब क्या? बोलो, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, दैट इज मनी। परचेजिंग पावर यानी कि क्या? मनी। समझ रहे हो? अगर आप विलिंग टू परचेज हो प्लस आपके पास क्या बेटा? विलिंग टू स्पेंड हुआ। विलिंग टू स्पेंड मतलब आप खर्च करना चाहते हो, आपके पास परचेजिंग पावर है, तो हम इस डिमांड को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? दैट डिमांड विल इफेक्टिव। वो डिमांड क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। अदरवाइज तो आप पता नहीं क्या क्या खरीदना चाहते हो, डिमांड थोड़े। डेली आप पेरेंट्स को कहते हो ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, क्या वो डिमांड हो जाएगा क्या? वो डिमांड नहीं है बेटा। आपकी विलिंग होनी चाहिए खरीदने की, एंड विलिंग के साथ साथ बेटा विलिंग टू स्पेंड होगा, तभी ये इफेक्टिव डिमांड होगा, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सो डिमांड का मतलब समझ में आ गया। सो द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, है ना। एक बात बताओ, जब आप परचेज करते हो तो अलग अलग प्राइसेस होते हैं या नहीं होते? जैसे साल भर में पिज्जा खाने गए तो पिज्जा के प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, होते रहते हैं। सो वेरियस प्राइसेस। आप सोचो, जब 250 रुपए का पिज्जा है तो शायद एक दो पिज्जा खा लोगे, लेकिन यही पिज्जा अगर 1000 रुपए का हो, खाओगे? शायद नहीं खाओगे, नहीं खाओगे ना। तो मतलब ये प्राइस है जो डिसाइड करता है डिमांड कितना करोगे। ये प्राइस ही तो है जो डिसाइड करता है कि डिमांड कितना करोगे। क्लियर है? पक्का? ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, है ना, क्या बोलते बेटा? गिवन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग गिवन टाइम। इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे नीचे ये जो चीजें लिखी है ना बेटा, सी कंज्यूमर कौन है, विलिंग परचेज, इफेक्टिव डिमांड, ये सब चीजें लिखो जल्दी से। अच्छा, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे आगे।
ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है, डिमांड। डिमांड की डेफिनेशन ये हमारा टॉपिक नंबर 1 रहेगा। अब आओ बेटा टॉपिक नंबर 2 की बात करें। टॉपिक नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले ना कुछ चीजें समझ लो आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। भाई देखो एक बात बताओ, डिमांड को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो कमोडिटी एक्स है, एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो बताओ एक्स की डिमांड क्या करोगे, कम हो जाएगी। सिंपल है। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड को चेंज करेगा, करेक्ट है। दूसरा, सर कमोडिटी का प्राइस नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं सर रिलेटेड गुड्स? सर देखो, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। दो गुड्स होंगे तभी तो रिलेटेड होंगे। और कह रहे हैं अगर एक्स का प्राइस चेंज हो जाए तो वाई की अगर क्वांटिटी यानी डिमांड चेंज हो जाए ना, तो दोनों रिलेटेड है। मतलब क्या, चांटा एक को पड़े दर्द दूसरे को, है ना। एक का प्राइस हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर मान लो ये एक्स क्या है, रिलेटेड गुड्स की बात करो ना तो देखो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरे कौन सा बेटा, कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट मतलब जो ना एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं। जैसे जैसे टी एंड कॉफी, बोलो टी की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो टी एंड कॉफी क्या हो गया, ये हो गया बेटा सब्स्टिट्यूट। ये कौन से गुड्स हो गए बेटा, सब्स्टिट्यूट। अब मुझे बताओ कि अगर टी का प्राइस बढ़े तो लोग कॉफी की डिमांड बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? देख रहे हो, एक का तो प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। कॉफी का प्राइस घटा या बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट गुड टी जो है ना उसका प्राइस बढ़ गया। समझ रहे हो ना। अगर सिर्फ कॉफी के प्राइस के कम होने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ती तो वो तो पॉइंट नंबर 1 में कवर हो जाता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, कि कॉफी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन बेटा कॉफी के प्राइस के साथ तो नो चेंज, कॉफी का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ। सर चेंज क्या हुआ है, टी का प्राइस बढ़ गया है। दैट्स व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कॉफी। लोग क्या कर रहे हैं, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं, वो कॉफी की कर रहे हैं। रिलेटेड है या नहीं है, दोनों के दोनों रिलेटेड है सर। एक का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे की डिमांड। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो दो कमोडिटी मिलकर के ना एक नीड को पूरा करते हैं। जैसे पेट्रोल एंड कार, दोनों मिलकर के एक ही नीड को पूरा करते हैं। बच्चे अगर मुझे बताओ पेट्रोल का प्राइस बढ़े तो क्या पापा कार खरीदेंगे? कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कार की डिमांड क्या होगी, सर पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने से कार की डिमांड क्या हो रही है, कम। एक तरफ तो क्या हो रहा था, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही थी, तो यहाँ इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। इनको क्या बोलते हैं? लेकिन जहां पर प्राइस के बढ़ने पे दूसरे कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे पेट्रोल एंड, मतलब रिलेटेड गुड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक, जब ना प्राइस में एक कमोडिटी के प्राइस और दूसरे कमोडिटी के डिमांड में, देख रहे हो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस अप डिमांड अप, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो बेटा, जब इनके बीच में कैसा रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन। जबकि दूसरी तरफ क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स, जिसमें पेट्रोल में और कार में यानी एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे की डिमांड में इनवर्स रिलेशन हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स। समझ में आ रही बात, पक्का?
तो ये तो हो गया प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं। पहला क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी। तीसरा देखो, थर्ड क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या बेटा, देखो बेटा, कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी डिमांड चेंज होता है क्या? हाँ बेटा चेंज होता है। देखो कंज्यूमर की इनकम की वजह से ना दो तरह के गुड्स होते हैं। तो पहले देखो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, और दूसरा होता है इन्फीरियर गुड्स। क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स। बच्चे अगर नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आप दूध की बात करते हैं तो बेटा फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क ये क्या है? नॉर्मल गुड्स है। लेकिन बेटा इसी फुल क्रीम मिल्क में ना अगर एक बार क्रीम निकाल ले तो इसको बोलते हैं बेटा टोन्ड मिल्क, और दो बार क्रीम निकाल ले तो इसको बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क। ठीक है, दो बार क्रीम निकाल ली, डबल टोन्ड मिल्क। बताओ ये इंफीरियर हुआ या नहीं होगा? डबल टोन्ड है यानी क्या है? इंफीरियर है। जानते हो ना डबल टोन्ड मिल्क, टोन्ड जिसमें मलाई एक बार निकाली नहीं होती, और डबल टोन में दो बार, जैसे डोली वगैरह में जो कॉइन डाल करके लेते हैं मदर डेयरी से, नहीं लेते ना आप, थैली में भी लेते हो अगर, वो अलग होते हैं, वो तो फुल क्रीम, वो तो फुल क्रीम है ना, फिर वो तो उसमें तो क्या है, पूरा क्रीम है ना, उसमें हम मान के चल रहे हैं कि पूरा क्रीम है, दूध वाले ने क्रीम नहीं निकाला। अदरवाइज अगर आप लेते हो दूध तो एक क्या होता है बेटा, डबल टोन्ड होता है और एक टोन्ड होता है। टोन्ड में एक बार मलाई निकाली हुई होती है, और डबल टोन्ड में दो बार मलाई निकाल लेते हैं। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, एग्जांपल एक और ले सकते हो, जैसे अगर मैं कहूँ वीट, तो वीट क्या है बेटा? नॉर्मल गुड्स है। लेकिन अगर बाजरे की बात करूं, मेज की बात करूं, तो मेज क्या हो जाएगा भाई? बाजरा इंफीरियर है ना। बाजरे की रोटी जनरली हम इंफीरियर क्वालिटी के अंदर रखते हैं, और कंपैरेटिवली वीट की रोटी हम क्या रखते हैं बेटा? नॉर्मल। ठीक है, देखो सो अगर मेरे को बताओ, अगर तो आपकी इनकम बढ़ रही है, मेरे को बताना, अगर तो आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? वाई से। सो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो बताओ, आप पहले मेज खाते थे, डबल टोन मिल्क पीते थे, अब क्या करोगे? फुल क्रीम मिल्क पियोगे या नहीं पियोगे? इनकम बढ़ने पे आप ना नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर दोगे बेटा? बढ़ा दोगे। यानी आपकी इनकम बढ़ गई है, आपने इंफीरियर गुड्स छोड़ दिया, इसकी डिमांड क्या कर दी बेटा? कम। इनकी डिमांड को कम करके आपने आपने क्या किया बेटा? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। लेकिन भगवान ना करे, अगर आपकी इनकम कम हो जाए, अगर आपकी इनकम क्या हो जाए बेटा? कम, तो बताओ आप क्या करोगे? जब इनकम कम हुई है तो तुम डबल टोन मिल्क ही पियोगे ना, इसकी डिमांड नहीं तो बढ़ाओगे। इनकम अगर कम हुई है तो यानी कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करोगे तुम? कम करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि इनकम में और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में कैसा रिलेशन है बताओ? इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? कम। तो कैसा रिलेशन है बेटा इनकम में और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में? बताओ। डायरेक्ट रिलेशन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही घट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन यहां देखो, यहां देखो अगर आप, तो इनकम में और किसमें बेटा? बोलो कौन से गुड्स है? इंफीरियर गुड्स। इनमें कैसा रिलेशन है? इनकम बढ़ रहा है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? तो ये कैसा है? इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। बोलो जी, डाउट है कोई? नहीं है ना? सो तीन चीजें पढ़ लीजिए, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को। चौथी चीज बताओ, चौथी चीज क्या है बेटा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथा क्या है बेटा? आप बताओ। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहले लोग घर पे आया जाया करते थे तो ना मिठाइयां लाते थे, आजकल कुरकुरे लाते हैं, है ना, आजकल ड्राई फ्रूट्स लाते हैं। लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है ना, लोगों का क्या हो रहा है? टेस्ट चेंज हो रहा है। तो टेस्ट की वजह से भी डिमांड इंपैक्ट होता है या नहीं होता? होता है सर। प्रेफरेंस की बात करो, प्रेफरेंस। आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कुछ पैसे आए, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? आप बर्तन खरीदोगे या बुक्स खरीदोगे?
ऑब्वियसली बुक्स खरीदेंगे हम। सो प्रेफरेंस किसको देंगे, इस पे भी डिमांड इंपैक्ट होती है। बताओ कितने फैक्टर बता दिए मैंने, 4। कितने फैक्टर्स बता दिए मैंने, मतलब सर 4 फैक्टर्स हैं। एक बार बताओ 4 कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की इनकम। चलेगा, 4 पॉइंट्स। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो क्या पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, देखो अब मैं आ रहा हूं वापस से लॉ ऑफ डिमांड, ध्यान से सुनो। मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड का लॉ क्या कहता है, ये कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। बेटा कह रहा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कह रहे जब सारी चीजें अदर थिंग्स, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, बाकी चीजों में कोई चेंज ना हो, सिर्फ प्राइस बढ़े, क्या बढ़े सिर्फ, तो डिमांड कम हो जाएगी सर, और सिर्फ प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो जरा ध्यान से। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए। देखो मान ले कि एक प्रोडक्ट है बेटा एक्स, एक्स की ना डिमांड बहुत कम थी, एक्स की डिमांड ना बहुत कम थी, बहुत कम थी एक्स की डिमांड। तो एक्स का मालिक भागा भागा जाता है एक इकोनॉमिस्ट के पास, उस इकोनॉमिस्ट को कहता है, इकोनॉमिस्ट भाई मेरी डिमांड नहीं बढ़ रही, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ रही, क्या करूं। इकोनॉमिस्ट कहता है मेरे भाई एक काम कर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस को कम कर दे, तेरी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसने ऐसा ही किया बेटा, ये एक्स मान लेते हैं पेप्सी है, कौन है ये, पेप्सी। पेप्सी ने ऐसे ही किया, पेप्सी ने अपने प्राइसेस कम कर दिए, पेप्सी ने अपने प्राइसेस क्या कर दिए बच्चों, कम। डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो डिमांड क्या हो गई, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं भैया, ये लॉ था जरूर लेकिन ये हुआ नहीं, डिमांड बढ़ी नहीं। फिर पेप्सी के मालिक को गुस्सा आया, फिर से वो इकोनॉमिस्ट के पास जाता और कहता भाई ये तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड तो काम ही नहीं कर रहा, मैंने प्राइस कम कर दिए फिर भी डिमांड बढ़ रही, और सॉरी डिमांड बढ़ नहीं रही है, करेक्ट। उसने प्राइस को कम कर दिया फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही, तो बेटा पेप्सी का मालिक क्या कहता है, सुन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजों में चेंज नहीं होना चाहिए। तुझे पता है पेप्सी तूने अपने प्राइस तो कम कर दिए, साथ के साथ कोक ने भी अपने प्राइस को कम कर दिया, और मैंने बोला था ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब क्या, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस हिलना नहीं चाहिए, इनकम कंज्यूमर का वो हिलना नहीं चाहिए, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये लॉ लगेगा। लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा, जब सिर्फ प्राइस की बात होगी। गेटिंग दिस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब बाकी सारे फैक्टर्स, जैसे जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज किस में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी में, फर्स्ट पॉइंट में। किस में बेटा, फर्स्ट पॉइंट में। देखो ना प्राइस ऑफ कमोडिटी फर्स्ट पॉइंट में था ना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने यानी पेप्सी ने अपने प्राइस कम कर दिए, ठीक है, लेकिन ना लोगों की इनकम बहुत कम हो रही है। पेप्सी ने अपने प्राइस कम कर दिए लेकिन लोगों की इनकम बहुत कम हो रही है, क्या लोग पेप्सी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना, क्यों, अगर वो और कम कर रहा है, और मान लो कि अगर, वही तो कह रहे हैं, अगर वो और कम कर रहा है और मान लो लोगों की इनकम और ज्यादा ही कम होते जा रही है, तो क्या वो डिमांड करेंगे कभी पेप्सी की, नहीं करेंगे कभी पेप्सी की डिमांड। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑब्वियसली लोगों की इनकम इतनी नहीं, लोगों की इनकम इतनी नहीं है। मतलब क्या, ये लॉ अगर बनाना है, ये लॉ अगर कंप्लाई करना है, देखो लॉ ऑफ डिमांड अगर कंप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, लॉ ऑफ डिमांड अगर कंप्लाई करना है तो सिर्फ प्राइस चेंज होगा, क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, और अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स अनचेंज। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे बेटा, अनचेंज।
बाकी सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे? अनचेंज्ड। बोलो जी, विदाउट, पक्का? अगर बाकी के फैक्टर्स में चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी लागू नहीं होगा, कभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा नहीं। ठीक है, लिखो टेस्ट। कहां से देखना है आपको बताइए, नोटिंग कीजिए। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स लिखने हैं, लिखिए। थर्ड पार्ट ये नीचे तक पूरा लिख लिया। इनकम ऑफ कंज्यूमर लिखो।
डन। लिख लियो। लिखियो। टॉपिक 3, डिमांड फंक्शन। फंक्शनल relation between demand and factors affecting demand. Functional relation between demand and factors affecting demand. Called as demand function. Functional relation between demand and factors affecting demand called as demand function. देखो बेटा, demand of x is equals to factor of price of x, price of related commodity, taste and preference, income of the consumer. ठीक है, सो ये फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स क्या है? कमोडिटी। डिमांड ऑफ एक्स, एक्स क्या है बेटा? डी एक्स, मतलब डिमांड ऑफ एक्स, एक्स इज कमोडिटी। डिमांड ऑफ एक्स, एक्स क्या है? कमोडिटी। पी एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ एक्स। भाई डिमांड ऑफ एक्स किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ एक्स पे। डिमांड ऑफ एक्स किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, है ना। उसके जो रिलेटेड गुड्स होंगे, जो रिलेटेड कमोडिटी होगी, उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है ये? है ना, डिमांड किस पे डिपेंड करता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। और सर ये किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। ये इन चीजों पे डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, सो देखो फंक्शनल रिलेशन है ये। क्या है ये? फंक्शनल, फंक्शनल रिलेशन है बच्चों। कैसा ये? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, देयर इज व्हाट? फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, देखिए
चलो ठीक है बेटा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।